अरे नहीं नहीं पंडित जी, इस बार ऐसा लड़का लाइए कि हम देखते ही हाँ कर दें। अरे इस बार हमारी रूबी 28 साल की हो गई है। अब मैं भी चाहती हूँ कि 29वां लगने के पहले पहले हमारी बेटी अपने घर परिवार की हो जाए। अरे आप बिल्कुल चिंता ना करो शांति जी। अरे रवि का भी रिश्ता तो मैंने ही करवाया था ना। अब लड़की के भाग्य में जितने रिश्ते काटने लिखे होंगे उतने वो काटेगी। पर जो सबसे अच्छा रिश्ता होगा ना, वही जुड़ेगा हमारी रूबी के साथ। अब इतना कहकर पंडित जी अपना झोला उठाकर दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। ये लड़का भी नहीं जमा मम्मी, न जाने कौन सा लड़का जमेगा। अरे आप चिंता क्यों करती हैं दीदी, कोई ना कोई लड़का जरूर मिल जाएगा। बुआ, आपकी शादी के बाद आपका रूम मेरा होगा। और मैं कहाँ रहूंगी? मैं तो उससे बड़ी हूँ, पहले मैं उस रूम में रहूंगी। पता है दादी, मेरी सारी फ्रेंड का पर्सनल रूम है। सब अपने अपने कमरे में सोते हैं और यहाँ एक रूम में 4 लोग सोते हैं। अरे बुआ के जाने के बाद तुम दोनों का बुआ का कमरा हो जाएगा। हाँ, तुम दोनों आधा आधा कमरा ले लेना, ठीक है? हे भगवान, जल्दी से जल्दी बुआ की शादी करा दो, फिर हमें बुआ का कमरा जल्दी से मिल जाए। एक थप्पड़ पड़ेगा विक्की, ऐसे नहीं बोलते। हाँ, बुआ को सॉरी बोलो। बुआ को बुरा लगा होगा ना। तो ऐसे शुरू होती है ये कहानी। अब कहाँ पहले के जमाने में 10-12 कमरे होते थे, लेकिन आज 3 BH के फ्लैट हो तो बड़ी बात है। लेकिन जहाँ हो फैमिली में इतने सारे लोग, तो 3 BH के फ्लैट भी छोटा पड़ जाता है। ऐसे ही हमारी सालू की ससुराल भी 3 BH के फ्लैट में रहती है। एक कमरे में सालू अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है, और दूसरे कमरे में उसकी सास रहती है। तीसरे कमरे में उसकी ननंद रहती है। शाम को थका हारा आया रवि अपने कमरे में ही खाना खाकर सोने चला जाता है। अब रवि खाना खाने के बाद कमरे में लाइट ऑफ कर देता है। आज तो लगता है पूरी रात पढ़ना होगा, कल टेस्ट है। और मैम को देखो, अभी अभी मैसेज की है। अरे यार, तुम लोगों ने लाइट क्यों जला दी? अब ऐसे में कैसे कोई सोएगा? तुम अपने मुंह पे चद्दर डाल लो ना रवि, बच्चों का टेस्ट है कल, मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ। अरे बिक्की बेटा, तुम बाहर जाकर पढ़ लो ना। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सोना है मुझे। मैं बाहर तो चली जाती पापा, पर बाहर दादा और दादी भजन संध्या देख रहे हैं। अब अगर इतनी गर्मी में मैं चद्दर ओढ़ूंगा तो सुबह पिंकी को एग्जाम दिलाना मेरे जनाजे पे जाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह रवि और शालू एक कमरे में अपने बच्चों के साथ गुजारा कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ कहीं न कहीं उन्हें इस बात का संतोष था कि एक न एक दिन उनकी ननद चली जाएगी तो उनके बच्चे उनके कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। इस बार पंडित जी एक ऐसे लड़के का रिश्ता लेकर आते हैं कि जिसे देखकर कोई ना कर ही नहीं पाता। फोटो तो काफी अच्छी है लड़के की मम्मी, पर सामने से भी बिल्कुल ऐसा ही दिखे तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऊपर से ये इंजीनियर भी है, वो भी मुंबई से पास आउट। अब और क्या चाहिए बताओ। क्यों रवि, तुझे कैसा लगा लड़का? सबको अगर जच रहा है तो देखने चलते हैं। और दोनों परिवार वाले एक साथ मिलकर रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं, जहाँ रूबी और हेमंत एक दूसरे को पहली नजर में पसंद कर लेते हैं और दोनों परिवार वाले मिलकर रूबी और हेमंत का रोका कर देते हैं। अब रूबी हो गई हमारी समधन जी, अब तो बस आप शादी की तैयारी करिए। अब शांति का पूरा परिवार रूबी की शादी की तैयारी में लग जाता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और शादी का दिन भी आ जाता है और एक एक करके सारे मेहमान भी आने लगते हैं। फिर ऐसे ही खुशी के माहौल पर रोती हुई शारदा दरवाजे पर दस्तक देती है और रवि को आवाज लगाती है। अरे रवि, कहाँ है बेटा रवि? अरे बुआ जी, आप सालू, बुआ जी का सामान अंदर रख दो। आइए बुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? तू भी कितने दिन रखेगा बेटा मुझे? मुझे फाइल्स हो रखी है। मेरी बहू अब मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहती। ये कोई तरीका है अपनी सास को घर से बाहर निकालने का? भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप रोइए मत बुआ जी, बिल्कुल चिंता मत करिए। ये घर भी आपका है, आप जब तक चाहें यहाँ रहिए।
इसका मतलब दीदी अब बुआ जी भी हमारे साथ रहेंगी। अब हमारे घर में कितने मेंबर हो गए? वो तो हमें नहीं पता अमर, पर लगता है पापा की तरह हमें भी बालकनी में सोना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे शादी का दिन और नजदीक आ जाता है। फिर एक दिन रूबी और हेमंत की शादी हो जाती है। अब शादी के एक दिन पहले शांति अपनी बेटी और बहू को अपने कमरे में बुलाती है। इसके पहले कि बेटा तेरी शादी हो जाए, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद पता नहीं फिर तू कब मायके में आए। जा कमरे की लाइट बुझा दे। अब बुझी हुई लाइट में क्या ही दिखेगा मम्मी, हर चीज में बस तुझे बहस करना है। अरे जा लाइट तो बुझा। अब जैसे ही रूबी लाइट को बुझाती है तो शांति अपने संदूक से एक छोटा सा बक्सा निकालती है और शांति जैसे ही उस बक्से को खोलती है कि पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। ये क्या है मम्मी जी? अरे ये हमारे खानदान का खानदानी हार है। ये इतना कीमती है, इतना कीमती कि पूछो मत। इसका एक एक हीरा बिल्कुल असली है। आपके पास इतना महंगा और इतना कीमती हार है, आपने मुझे कभी बताया नहीं। देखो तो इतना चमक रहा है जैसे कमरे में किसी ने हाइड्रोजन बल्ब लगा दिया हो। अब रूबी मन ही मन सोचती है कि ये हार मम्मी उसी को दे। अरे वाह, लगता है ये हार मम्मी मुझे मेरी शादी में देने वाली है। अब इतना कीमती हार पाने के बाद किसी को क्या ही उम्मीद रह जाएगी। हेमंत के साथ शादी हो रही थी, इस बात को लेकर रूबी एक्साइटेड तो थी, लेकिन ये हार देखने के बाद उसकी एक्साइटमेंट का तो ठिकाना ही नहीं रहा। फिर शादी वाले दिन मंडप में कन्या के घर वाले कन्या को जो देना चाहते हैं अभी उसको दे दें। जी जी पंडित जी। अब रूबी का भाई उसकी झोली में सारे गहने डाल देता है, लेकिन रूबी देखती है कि उन गहनों में वो हार नहीं था जो एक दिन पहले उसकी माँ ने दिखाया था। इन गहनों में तो वो हार का बक्सा ही नहीं है। लगता है भाभी ने मम्मी का दिमाग घुमा दिया होगा। कह दिया होगा मम्मी ये हार अभी दीदी तो नादान है, वो तो संभाल ही नहीं पाएंगी, घुमा देंगी। पर क्या भाभी ऐसा कह सकती हैं? हाँ बिल्कुल कह सकती हैं, क्योंकि इतना कीमती हार देखकर तो किसी का भी मन डोल जाएगा। कैसे पता लगाऊं, क्या करूं? हार पर तो नजर रखनी होगी। आइडिया। और इसके बाद रूबी कोई टेंशन नहीं लेती और वह विदा होकर अपनी ससुराल चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह रूबी अपनी ससुराल में टॉप के ऊपर साड़ी लपेटकर कमरे से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर श्यामलाल जी चौंक जाते हैं। और मैं अंदर जाता हूँ, मैं अंदर ही पेपर पढ़ लूंगा। अरे आप मेरी चाय अंदर ही भिजवा दीजिएगा सुनीता जी। अरे क्या बात हो गई जी, आप अचानक कमरे में क्यों जा रहे हैं? कि तभी सुमित्रा जी की नजर अपनी बहू पर पड़ती है, जो टॉप के ऊपर साड़ी लपेटकर लड़खड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर आ रही थी। अरे ये क्या हाल बना रखा है बहू तूने? अरे तू ऐसे कैसे कमरे से बाहर आ गई? यही तो मम्मी जी, लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम भी है। अब ये भी लड़कियों की ड्रेस में वैरायटी आ गई है। अब साड़ी के साथ साथ इसके आधे कपड़े तो मम्मी के यहाँ ही रह गए। ये साड़ी तो आ गई यहाँ, पर इसका पेटीकोट और ब्लाउज मम्मी के यहाँ ही है। मम्मी जी इस साड़ी के पीछे भी मैंने पेटीकोट नहीं पहना बल्कि शॉर्ट पैंट पहना है। ओहो, ये तो बड़े आफत वाली बात हो गई जी। वही तो मम्मी जी मैं कह रही थी, मैं जरा अपने मायके होकर आऊं, वैसे उधर से अपने कपड़े भी लेते आऊंगी। हाँ हाँ जा बेटा जा, जा कपड़े लेकर आ और जाना साथ में हेमंत को लेते जा, क्योंकि तेरी अभी नई नई शादी हुई है ना, यूं अकेले बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। और फिर पति हेमंत के साथ रूबी पहुंच जाती है अपने मायके। अभी कपड़े ही बनेंगे मेरे मायके आने का रास्ता। और कपड़ों के बहाने रूबी पहुंच जाती है अपने मायके और अभी अभी ब्याही बेटी दामाद को देखकर शांति उनके आवभगत में लग जाती। अरे देख बहू कौन आया है। अरे दीदी आप, सिर्फ मैं ही नहीं भाभी, ये भी आए हैं, इसलिए आप वहाँ से पिंकी और बिट्टू को वहाँ से हटा दी। अब ये कहाँ बैठेंगे? वैसे ले देकर 3 ही तो कमरे हैं हमारे घर। और एकता के परिवार में उसके सास ससुर और पति के अलावा एक ननंद गीता भी रहा करती थी। गीता एक मॉडर्न मिजाज की लड़की थी। गीता का परिवार तो यूं तो साधारण परिवार था,
लेकिन गीता के नखरे कुछ ज्यादा ही थे। अरे एकता, गीता को जाकर उठा दो, उसके कॉलेज का टाइम हो रहा है, कब तक सोती रहेगी? कितनी बार कोशिश कर चुकी हूँ, मैंने गीता को कई बार उठाया, पर वो है कि उठ ही नहीं रही है। दिन पर दिन पता नहीं गीता को क्या होता जा रहा है। अरे उसका पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता। अरे रवि बेटा, तुम उसके भाई हो, तुम ही कुछ समझाओ। अरे हमारी तो वो बिल्कुल सुनती ही नहीं है। मैंने भी गीता से कई बार कहा है कि जल्दी उठा करे और पढ़ाई में अपना मन लगाया करे, लेकिन वो है कि सुनती ही नहीं है। अब इतना कहकर एकता गीता के कमरे में उसको जगाने के लिए जाती है। फिर थोड़ी देर बाद गीता अपनी भाभी एकता के साथ कमरे के बाहर आती है। क्या बात है गीता, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? वो क्या है ना भैया, कॉलेज में ठीक से पढ़ाई तो हो नहीं रही और अपने शहर में मॉडलिंग के लिए ऑडिशन हो रहे हैं। अरे ऑडिशन हो रहे हैं तो होने दो, हमें उससे क्या लेना देना। माँ, मुझे भी मॉडल बनना है, मुझे भी मॉडलिंग के ऑडिशन में शामिल होना है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो बेटा, हमारे यहाँ मॉडलिंग वॉडलिंग नहीं होती, हम सीधे साधे लोग हैं बेटा। माँ, मुझे मॉडलिंग करनी है तो करनी है, किसी भी हालत में करनी है। अरे गीता, अभी तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, पहले पढ़ाई लिखाई करो, ये सब काम बाद में कर देना। भाभी, आप तो रहने दो, आप कभी मुझे सपोर्ट नहीं करती। मुझे मॉडलिंग करना है तो करना है, अब मैं जा रही हूँ, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ये क्या तरीका है गीता, घर के बड़े लोग तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अब गीता किसी की बात नहीं सुनती और मॉडलिंग के ऑडिशन में चली जाती है और वहाँ उसका सिलेक्शन भी हो जाता है और वो घर आकर सबको बता भी देती है। माँ, मेरा मॉडलिंग ऑन द ऑडिशन सिलेक्शन हो गया है, अब मुझे मुंबई जाना होगा। अरे पर तुम अभी और अकेली कैसे जाओगी गीता? अरे मैं अभी कौन सा जा रही हूँ भाभी, अभी तो मुझे 1 महीने तक इसी शहर में ट्रेनिंग करना होगा और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं और मेरा मुंबई है, उसके बाद मेरा मॉडलिंग वाला कैरियर शुरू हो जाएगा। अपने घर वालों के लाख मना करने पर भी गीता ने मॉडलिंग का भूत नहीं उतारा और वह सबके मना करने पर भी रोज मॉडलिंग करने जाने लगी। फिर एक दिन शाम के वक्त, पापा, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? पर इतने पैसों का तुम क्या करोगी बेटा? करना क्या है पापा, मेरी मॉडलिंग की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, इसके बाद मुझे मुंबई जाना है और उसके लिए उन लोगों को 1 लाख रुपए देना होगा। गीता देखो, मुझे लगता है तुम्हें इन पैसों को इस तरह फिजूल खर्ची में नहीं उड़ाना चाहिए, और उन लोगों का क्या भरोसा आगे चल के क्या करें। देखो गीता, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह से किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है और तुम्हारा अभी इस तरह अकेले मुंबई जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप लोगों ने मुझे मुंबई जाने के लिए पैसे नहीं दिए तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। हाँ, ये मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। अरे गीता बेटा, ये क्या तरीका है, तू छोड़ दे अपनी जिद, ये मॉडलिंग वॉडलिंग कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन गीता थी कि अपनी जिद के आगे किसी की एक नहीं मानती और उसने वही किया। मॉडलिंग के चलते अपना खाना पीना सब छोड़ दिया। ये देखकर गीता के परिवार वाले काफी घबरा गए। अब उन्होंने गीता को खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गीता ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। पापा, हमें लगता है गीता को 1 लाख रुपए दे देने चाहिए। रवि बिल्कुल ठीक कह रहा है जी, अगर इसने 1-2 दिन खाना और नहीं खाया और इसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को बिल्कुल माफ नहीं कर पाऊंगी जी। मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती जी। लेकिन मम्मी जी, गीता गलत जिद कर रही है, वो कहीं किसी गलत हाथों में पड़ गई तो? बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन गीता की जिद के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उसको पैसे देने ही होंगे। अब जिद करके गीता पैसे लेकर मुंबई चली गई और वहां जाकर उनको एक मॉडलिंग का छोटा सा प्रोजेक्ट मिल भी गया। अब अपनी मॉडलिंग की शूटिंग पूरी करने के बाद
गीता वापस अपने घर आ गई। माँ, पापा, भैया, भाभी, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं एक दिन मॉडल बनूंगी। ये देखिए मैगजीन में मेरी फोटो। अरे गीता बेटा, ये भी कोई छोटा सा पोस्टर है जैसे किसी दुकान का। अरे तो क्या हुआ, ऐसे ही तो मॉडल बनते हैं। एक न एक दिन मैं बड़ी मॉडल भी बन जाऊंगी। अरे गीता, इतने छोटे से फोटोग्राफ वाले मॉडल के लिए तुमने पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा था। अरे गीता, ये तो किसी दुकान का एड है जिसपे उन लोगों ने तुम्हारी फोटो छाप दी है। आप तो बस देखते जाओ भैया, धीरे धीरे मुझे बहुत बड़े बड़े मॉडलिंग असाइनमेंट मिलेंगे। उन लोगों ने कहा है देखते जाओ, अभी तो ये शुरुआत है। बस फिर क्या था, रोज समय गुजरता गया और गुजरते समय के साथ साथ गीता अपने मॉडलिंग असाइनमेंट का इंतजार करती रही, लेकिन उसे कहीं से कोई फोन नहीं आया। अब गीता बार बार अपनी मॉडलिंग एजेंसी को फोन करती रही, लेकिन वो लोग फोन नहीं उठाते, और अगर उठाते तो उसे साफ इनकार कर देते। अब गीता समझ गई थी कि वो कहीं फ्रॉड एजेंसी के द्वारा फंस गई है। उसने 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। अब ये सब सोचकर गीता काफी ज्यादा परेशान रहने लगी और उसकी पढ़ाई भी अधूरी छूट गई। पूरे पूरे 6 महीने बीत गए, लेकिन गीता के पास मॉडलिंग का कोई काम नहीं था। देखो गीता, हमने तुम्हें पहले भी समझाया था, उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। हाँ गीता, एकता बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी बीच में अधूरी छूट गई। तो मैंने मॉडलिंग के लिए सपना देखकर कोई गलती की है क्या भैया? क्या मुझे उसके लिए कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी? अरे गीता, तुम दिल छोटा मत करो। देखो, हम सबकी नजर में तो मॉडल तो तुम बन ही चुकी हो, और तुम हमेशा हम लोगों के लिए मॉडल ही थी। बस तुमने एक छोटी सी गलती कर दी। कैसी गलती भाभी? यही कि पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और इस तरह से बाहर वालों पर ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए। जब अपने घर वाले अपने बड़े कुछ समझाएं तो उनकी भी बात सुननी चाहिए। इस तरह से तुम्हें 1 लाख रुपए किसी पर बिना भरोसा किए नहीं देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। अब मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और उसके बाद ये मॉडल बनने का सपना देखूंगी। हाँ, और फिर देखना, एक दिन ये मेरी प्यारी बहन मॉडल नहीं, सुपर मॉडल बनेगी। और फिर मैं बड़े शान से कहूंगी, मेरी ननद मॉडल है। देखा गीता बेटा, तेरे भैया और भाभी तुझे इसीलिए मना कर रहे थे। अब समझ में आया हम लोग कितना परेशान हो गए थे, लेकिन तूने हम लोगों की बात नहीं मानी। अब पता चला कि बाहर वालों पर ऐसे भरोसा नहीं करते। हाँ माँ, आई एम सॉरी। चलो अब सब लोग टेंशन वेंशन छोड़ो, चलो सब लोग खाना खाते हैं। और फिर उस दिन के बाद से गीता को समझ में आ गया था कि ऐसे वैसे बिना ट्रस्ट के किसी भी एजेंसी को पैसा देने वाला नहीं है। और उस दिन के बाद से वो अगर ऐसी कोई एजेंसी आती भी थी तो गीता सबसे पहले अपने भैया, पापा और माँ से पूछ लेती थी, तब जाके उस एजेंसी में अपने पैसे देती थी।